आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टेट, यानी राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य में आदर्शवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो हम आज आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे बोसांके इसे दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं। बोसांके दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं और हाबहाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत, हाबहाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों से, जिसे आदर्शवादी राज्य के कार्य के संबंध में इसका उत्थान जो है या इसका जन्म, आदर्शवादी राज्य का जन्म जो है प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों से हुआ है। इसका जन्म जो है, आदर्शवादी कार्य का जन्म जो है प्लेटो व अरस्तु के विचारों से हुआ है। इसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा स्वयंपूर्ण संस्था है। राज्य क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक व स्वयं पूर्ण संस्था है। एक प्राकृतिक व स्वयं पूर्ण संस्था है। व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही, व्यक्ति जो है राज्य के ही अंतर्गत रहकर के ही अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य स्वयं में ही एक लक्ष्य है। ठीक है, व्यक्ति राज्य के ही अंतर्गत आकर के अपने व्यक्तित्व का स्वयं विकास कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य क्या है? स्वयं ही एक लक्ष्य है। तो आदर्शवादी राज्य के प्रमुख प्रतिपादकों में कौन कौन से विचारक हैं? कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत को चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाले हीगल हैं। हीगल का विचारधारा जो है आदर्शवादी सिद्धांत को चरमोत्कर्ष पर ले गया है। तो आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं। पहला है आदर्शवादी सिद्धांत का पहला ग्रीन, मतलब उदारवादी आदर्शवाद, उदारवादी आदर्शवाद। और दूसरा है उग्र आदर्शवाद, उग्र आदर्शवाद। तो उग्र आदर्शवाद के कौन है? हीगल है और इसके कौन है? ग्रीन है। तो हम पहले
पढ़ते हैं उदारवादी आदर्शवाद। तो इसका प्रतिपादन, उदारवादी आदर्शवाद का प्रतिपादन कांट और हीगल, कांट और ग्रीन के द्वारा किया गया है। उदारवादी आदर्शवाद का प्रतिपादन कांट और ग्रीन के द्वारा किया गया है और इसको हम निम्न आधार पर समझते हैं। पहला क्या, राज्य क्या है? राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। पहली बात क्या है, राज्य क्या है? पहला है राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। राज्य का एक नैसर्गिक संस्था है। उदारवादी अथवा मध्यम मार्गीय आदर्शवाद अरस्तु के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए जिस समाज की रचना करता है, राज्य उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था भी है, क्योंकि वह उसी के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। व्यक्ति के लिए राज्य की स्वाभाविकता और अनिवार्यता बतलाते हुए प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। ग्रीन, प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। दूसरा, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति के नैतिक जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। तीसरा है, व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित सावयवी है और राज्य तथा व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर तथा अंग में होता है। चौथा है, राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरना मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। राज्य जो है शक्ति नहीं बल्कि मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। अब उग्र आदर्शवादी सिद्धांत, जर्मन विद्वान कांट ने आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवादी ढंग से ही किया था, परंतु हीगल ने इस सिद्धांत को अत्यंत उग्र रूप प्रदान किया। हीगल के उग्र आदर्शवाद का परिचय उसके इस कथन से प्राप्त किया जा सकता है कि इसमें वह कहता है राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। कौन कहता है? हीगल कहता है। हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। वह सर्वशक्तिमान है, वह कभी कोई त्रुटि नहीं करता और अपने लक्ष्य, अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। अंग्रेज आदर्शवादी बोसांके भी हीगल का अनुयायी है। तो उग्र आदर्शवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया जा सकता है। उसको देखिए, राज्य और पहला है, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक होते हैं। राज्य और व्यक्ति का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। राज्य और व्यक्ति का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है और इसलिए राज्य और व्यक्ति का संबंध प्राकृतिक है। मिस्टर टेस के शब्दों में हीगल के राज्य स्वयं व्यक्ति ही है। केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूत करता है। मिस्टर टेस कहते हैं हीगल के लिए राज्य स्वयं व्यक्ति ही है, केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूत करता है। दूसरा क्या है? राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है।
राज्य मानवीय स्वतंत्रता का एकमात्र साधन है और इसीलिए स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं वरना एक ही वस्तु के दो भाग हैं। हेगल के शब्दों में राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्त की ही नहीं जा सकती। हेगल महोदय कहते हैं कि राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्त की ही नहीं जा सकती। राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। हेगल के अनुसार राज्य अपने कार्यों में नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होते वरना वह तो स्वयं ही सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। हेगल के अनुसार उचित अनुचित का विचार राज्य ही कर सकता है। उचित अनुचित न्याय अन्याय का बंधन केवल व्यक्तियों के लिए है, राज्य के लिए नहीं। हेगल के अनुयायी बोशांके क्या कहते हैं इसको देखिए। राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं। चौथा पॉइंट है इसमें, व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। उग्र आदर्शवाद के अनुसार राज्य समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और समान इच्छा मनुष्य के सद्भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः राज्य के आज्ञा पालन में मनुष्य अपने ही सदिच्छाओं का पालन करता है। इसलिए हेगल के अनुसार राज्य की नीति का विरोध अथवा आलोचना अनुचित ही नहीं वरना पापपूर्ण कार्य है। अब आदर्शवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है इसको देखिए। पहला है, राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि राज्य साध्य है तथा व्यक्ति साधन है। दूसरा है, राज्य के बिना व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हो सकता अतः राज्य व्यक्ति के विकास के लिए सभी आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेगा। तीसरा है, राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपना नियंत्रण रख सकता है। व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है। अब आदर्शवादी सिद्धांत, राज्य के कार्य के आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना क्या क्या है इसको देख लीजिए, 2-4 पॉइंट। राज्य को निरंकुश बना देता है। यह सिद्धांत जो है राज्य को निरंकुश बना देता है। कैसे? आदर्शवादी आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुश प्रतिपादित करते हैं जो कि उचित नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाश हो जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी स्वतंत्रता का बहुत शत्रु है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और व्यक्ति राज्य द्वारा किए गए कार्यों के उचित अनुचित न्याय अन्याय पर विचार नहीं कर सकता। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। राज्य इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को एक साध्य की स्थिति प्रदान कर दी गई है लेकिन वास्तव में राज्य एक साधन मात्र है जिसका लक्ष्य है मानव कल्याण है। प्रोफेसर हॉबहाउस के शब्दों में, जब राज्य को उसके नागरिकों से भिन्न और उच्च सत्ता मान लिया जाता है तो यह एक कृत्रिम देवता बन जाता है और इसकी पूजा घृणा युक्त रूप धारण कर लेती है जैसा कि अग्रस और सोम में पाया जाता है। यथार्थ तथा आदर्श इच्छा का अंतर अव्यवहारिक। आदर्शवादी का आधारभूत विचार यह है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य जो है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सार होती है, किंतु यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर एवं समान इच्छा की धारणा कल्पना जगत की वस्तु है। तो राज्य और समाज सरकार से भिन्न संस्थाएं हैं। आदर्शवादी विचार के अंतर्गत राज्य और सरकार को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में राज्य सरकार और समाज एक ही नहीं है और राज्य के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझने के लिए इनके अंतर करना आवश्यक है। प्रगति विरोधी और भयानक है। आदर्शवादी धारणा प्रगति विरोधी, दोषपूर्ण, अत्यधिक भयानक है क्योंकि इसके अंतर्गत आदर्श को अपनाने के स्थान पर दोषपूर्ण यथार्थ स्थिति को ही आदर्श का रूप दे दिया जाता है। प्रमुख आदर्शवादियों में अरस्तु ने दास्ता, हीगल ने युद्ध और ग्रीन ने पूंजीवाद के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। इसी आधार पर
हॉब्सन ने कहा है आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है। धन्यवाद।